ओके, तो हम जो अब स्टार्ट करने वाले हैं वो पार्ट फर्स्ट है फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स का। तो एक तो इसमें तीन चीज़ों में डिवाइडेड है: प्रेजेंटेशन, रिकॉग्निशन, मेजरमेंट और डिस्क्लोजर्स। आई गेस जो प्रेजेंटेशंस है ना, जो तूने अभी नीचे भी पढ़ रहा था, एक क्वेश्चन पढ़ रहा था, क्वेश्चन 25 एंड 30, वहाँ पे तूने नोशन के अंदर इसका आंसर भी लिखा था कि हमें इसको कहाँ पर शो करना चाहिए, इन फाइनेंशियल एसेट्स और फाइनेंशियल लाइबिलिटी। तो मुझे लगता है वो इंडेस 32 का ही कंसेप्ट है। ठीक है, यूनिट 1 इंट्रोडक्शन ऑन फाइनेंशियल, तो एज पर प्रोविजंस ऑफ इंडेस 32 कर दे उसको, क्योंकि 109 तो मेजरमेंट और उस चीज से डील करता है ना, तो वो मैंने इंडेस 32 ही कर दिया। ठीक है, तो अब ये बोल रहा फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स क्या होते हैं। एक तो इसके लिए वो ये कि एक तो कॉन्ट्रेक्चुअल, एक कॉन्ट्रैक्ट होता है बिटवीन टू पार्टीज, दो पॉइंट्स में डिफाइंड है। इट इज अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन टू पार्टीज, फर्स्ट थिंग। एंड सेकेंड ऑफ ऑल, इट इज लाइक फाइनेंशियल एसेट फॉर वन पार्टी एंड फाइनेंशियल लायबिलिटी और इक्विटी इंस्ट्रूमेंट फॉर द अदर पार्टी। अगर ये एक के लिए इक्विटी इंस्ट्रूमेंट है ना, देख, फाइनेंशियल लायबिलिटी होगा या इक्विटी होगा, इन दोनों में से एक होगा। जो एंटिटी अपनी बुक्स में शो करती है किस चीज़ को, तो या तो वो उसको फाइनेंशियल लायबिलिटी में दिखा सकती है। सपोज मैं अगर किसी इन्वेस्टमेंट की बात करूं, किसी ने हमारे उसके अंदर कर रखी है, तो हमें या तो वो फाइनेंशियल लायबिलिटी होगी जब हमें उसको परपेचुइटी से पहले ही पे करना है, या और कई सारी कंडीशंस उससे अटैच होती है, या फिर वो हमारी इक्विटी इंस्ट्रूमेंट होगा। ठीक है, फिर सेकंड आता है फाइनेंशियल एसेट्स क्या होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज कॉन्ट्रैक्ट टू रिसीव कैश, ये हो जाते हैं, कैश हो जाते हैं। कोई डिपॉजिट विद बैंक फॉर मोर देन 1 ईयर, इसलिए इसको कॉन्ट्रैक्ट टू रिसीव कैश में कर लेते हैं। और कैश इन हैंड जो होता है वो 90 डेज के लिए होता है मैक्सिमम, है ना। तो ये हो गया। फिर एक इक्विटी इंस्ट्रूमेंट भी आ जाता है, इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी शेयर। इफ यू हैव मेड एनी इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी शेयर्स, द इक्विटी होल्डर हैव कॉन्ट्रैक्ट टू रिसीव cash or shares in residual interest of the company on pro rata basis at the time of liquidation of the company. So it would be an equity instrument and not the financial asset. आपने कहीं पर इन्वेस्टमेंट कर रखी है किसी के शेयर्स में, एंड यू विल गेट द रेजिडुअल इंटरेस्ट ऑफ कंपनी, जो बचा हुआ इंटरेस्ट है ना कंपनी का, एट द टाइम ऑफ लिक्विडेशन ओनली, देन इट वुड बी एन इक्विटी इंस्ट्रूमेंट। फिर कोई हो गया कॉन्ट्रैक्ट टू रिसीव अदर फाइनेंशियल एसेट, ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट हो गया कि डेटर्स को बीआर दिए जाएंगे, एक ऐसा एग्रीमेंट हो गया। तो डेटर्स इज ऑल्सो वॉट, फाइनेंशियल एसेट। ओके, और बीआर भी एक फाइनेंशियल एसेट है, तो मतलब आपस में इनका जो लेन देन हो रहा है तो वो हो जाएगा। इन्वेस्टमेंट है कोई कन्वर्टेबल डिबेंचर से प्रेफरेंस शेयर्स में, तो उसको तुम इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट कर दोगे। ऑल्दो इट इज डिबेटेबल कि ये इक्विटी ये फाइनेंशियल एसेट होगा या इक्विटी इन्वेस्टमेंट होगा, वो हम नीचे कंसिडर कर लेंगे, नीचे पढ़ लेंगे। ठीक है, अब मेरे को एक डाउट उठता है, वो यही उठता है कि यार कई जगह ऐसा हो रहा है कि इन्वेस्टमेंट हमने कर रखी है, तो वो हमारे लिए फाइनेंशियल एसेट कब होगा, और वो उसके लिए कब, मतलब ऐसा भी तो हो सकता है कि कोई चीज़ मेरे लिए इक्विटी इंस्ट्रूमेंट है, मेरे लिए इक्विटी एसेट है, मेरे लिए इक्विटी इंस्ट्रूमेंट है, और उसके लिए भी इक्विटी इंस्ट्रूमेंट है। ऐसी सिचुएशन हो सकती है या नहीं हो सकती, ये भी एक बार एक डाउट रखना ये दिमाग में कि ऐसा हो सकता है या नहीं हो सकता। फिर कॉन्ट्रैक्ट टू एक्सचेंज फाइनेंशियल, ऐसे फाइनेंशियल लायबिलिटी अंडर फेवरेबल कंडीशंस, कोई ऐसी फेवरेबल कंडीशन होगी तो हम हमारे ऑप्शंस हमें लग रहा है दैट वी आर इन प्रॉफिट, फ्यूचर्स को देख के लग रहा है दैट वी आर इन प्रॉफिट, कोई और फ्यूचर फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स विच गिव्स अस द इल्यूजन, विच गिव्स अस द इस तरह का हमें दिखाते हैं, या लग रहा है हमें कि दैट इट वुड बी प्रॉफिटेबल, तो वो भी हमारे फाइनेंशियल एसेट्स हो जाएंगे। अगर इसका अपोजिट होता है कॉन्ट्रैक्ट टू एक्सचेंज फाइनेंस, हमें लग रहा है कि अनफेवरेबल है हमारे लिए, अनफेवरेबल कंडीशंस है, तो फाइनेंशियल लायबिलिटी हो जाएगी। और ये सब हम जो डील करें 32 में, क्योंकि प्रेजेंटेशन से जो डीलिंग करता है वो इंडेस 32 करता है, अकाउंटिंग से जो डीलिंग करता है वो IFRS 9 करता है, और इंडेस 109 करता है। डिस्क्लोजर्स 107 में है, वो लास्ट क्लास थी, वो मैंने देखी भी नहीं है। डिलीवर एनी अदर फाइनेंशियल एसेट, ठीक है। रिसीव टू ट्रेड पेपर, पेमेंट ऑफ लायबिलिटी बाय ट्रांसफर ऑफ नॉन फाइनेंशियल शैल नॉट बी कंसिडर अंडर दिस कैटेगरी। ये वो वाली बात हो गई कि तुमने एंडोर्स तो कर दिया टू क्रेडिटर्स को, असाइनमेंट ऑफ ट्रेड रिसीवेबल टू ट्रेड पेबल्स इस तरह से हो गया, ये सब चीजें अलाउड हैं। तुम अगर फाइनेंशियल एसेट प्रोवाइड कर रहे हो देन इट इज अलाउड, बट अगर तुम नॉन फाइनेंशियल एसेट प्रोवाइड कर रहे हो ना, तुमने कोई कॉन्ट्रैक्ट कर लिया दैट आई विल प्रोवाइड यू बिल्डिंग आफ्टर सर्टेन पीरियड और आफ्टर सर्टेन मंथ फॉर दिस पर्टिकुलर अमाउंट, या कुछ भी, या BR की जगह मैं आपको ये बिल्डिंग दूंगा, तो इट इज नॉट अलाउड बिकॉज इट्स द नॉन फाइनेंशियल एसेट, तो ये आपकी फाइनेंशियल लायबिलिटी नहीं होगी। ठीक है, देन अब तो क्या होगी,
कुछ होगी, लेकिन ये फाइनेंशियल लाइबिलिटी नहीं होगी, बाद में देख लेंगे। तो ये क्या होगी लिख दे चल यहाँ पर, तो ये क्या होगी, मेरे को तो यार ये लगता है कि क्या होगी, मेरे को नहीं पता। ठीक है, ऑब्लिगेशन टू एक्सचेंज फाइनेंशियल ऐसे इन अनफेवरेबल, अभी बोला था मैंने लास्ट पॉइंट को देखिए। सेटलमेंट ऑफ डेरिवेटिव्स और नॉन डेरिवेटिव्स टू बी मेड बाय इशूइंग एंटिटीज ऑन इक्विटी शेयर बट नंबर ऑफ शेयर्स आर वेरिएबल। या जहाँ पे भी वेरिएबल वाला सीन आ रहा है ना, वहाँ पे वो इक्विटी इंस्ट्रूमेंट ही होगा। ठीक है, लाइक तुम्हारे कन्वर्टिबल डिवेंचर्स हैं, प्रेफरेंस शेयर्स हैं, पेबल्स हैं, विच आर टू बी सेटल्ड बाय इशू ऑफ ऑन इक्विटी शेयर्स। तुमने कोई ऐसी कॉन्टेक्चुअल ऑब्लिगेशन है तुम्हारी कि तुम उसको जो सेटल करोगे, यू विल सेटल देम इन इक्विटी शेयर्स बाय इशूइंग नंबर ऑफ शेयर्स दैट वुड बी वेरिएबल। क्योंकि तुमने मान लो 10 लाख रुपए फिक्स अमाउंट कर ली, और मैं इसके लिए जितने भी उस टाइम पे मेरे मार्केट वैल्यू को कंसिडर करके मैं आपको शेयर्स इशू कर दूंगा। तो ये उसका एक एग्जाम्पल हो गया। ठीक है, लेकिन अब आ जाता है मीनिंग ऑफ इक्विटी इंस्ट्रूमेंट। भाई देख, इक्विटी इंस्ट्रूमेंट ना एसेट और लाइबिलिटी का कोई खेल नहीं है, तेरा ये वाला पॉइंट भी क्लियर हो जाएगा इस चीज से। इक्विटी इंस्ट्रूमेंट मींस नो ऑब्लिगेशन टू डिलीवर कैश, ओके, अदर फाइनेंशियल इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, परपेचुअल डेट्स एक्सेट्रा। यहाँ पर कोई ऑब्लिगेशन ही नहीं है आपको, ठीक है, टू डिलीवर कैश और समथिंग। नो ऑब्लिगेशन टू एक्सचेंज फाइनेंशियल एसेट और फाइनेंशियल लाइबिलिटी इन अनफेवरेबल सिचुएशन। ठीक है, फिक्स नंबर ऑफ ओन शेयर शैल बी इशूड इन सेटलमेंट। ये इसका की पॉइंट है कि आपको फिक्स नंबर ऑफ शेयर्स जो है वो इशू किए जाएंगे एट द टाइम ऑफ सेटलमेंट। ठीक है, एज पर इंडिया स्टैट्यूट को हम इसको डील कर रहे हैं। और ये जो शेयर्स है ना, ये हमेशा फिक्स रहेंगे, और अमाउंट जो है उनकी वो भी फिक्स रहती है, ऐसा भी एक सीन रहता है। इसके लिए मैंने क्वेश्चन 1, 2, 3 से लेके 6, 8 और 12 देखे थे। जो थर्ड वाला क्वेश्चन था उसके लिए वो थोड़ा गलत लिख रखा था, जो मैं तुझे एक बार दिखा देता हूँ। सात मिनट की हो गई ना। ये परपेचुअल डेट इंस्ट्रूमेंट की, इसके अंदर ना दो थे, कंपाउंडिंग फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट का केस था। तो जो इसकी सही एक्सप्लेनेशन है ना, एक क्वेश्चन इसी टाइप का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12, उसके अंदर दे रखी है कि जहां पर देखो लोन लिमिटेड परपेचुअल, तो ये परपेचुअल हो गया ना, तो ये तो आपका हो गया इक्विटी इंस्ट्रूमेंट, और यहां पर इसको फिक्स इंटरेस्ट पे किया जा रहा है, तो ये हो गया आपका फाइनेंशियल लाइबिलिटी। This is कोई बता रहा है, has two component, mandatory interest by the issue for a fixed amount at a fixed future date, and second perpetual nature of the principal amount. The first component is a contractual obligation to deliver cash for payment of interest to the lender that cannot be avoided. Okay, the component of the instrument is a financial liability. ये लिख रखा है यहाँ पर। तो इट्स उसका केस है ये कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट का, हम आगे बढ़ेंगे इसके बारे में। फिर आया था भाई आपका 4th, एक बार देख ले चल। 8th वैसे कोई इतने ज़्यादा एक खास थे नहीं, वही तो मतलब तुझे ना सिंपल उसका आइडिया मिल रहा था। बड़े छोटे क्वेश्चंस हैं, 5 सेकंड या 5 मिनट रिव्यू करेगा ना तो ये हो जाएंगे सिंपली, इनको बाद में ही देख लेना। फिर भी आ जाता है हमारा पुट्टेबल इंस्ट्रूमेंट्स। यार पुट्टेबल इंस्ट्रूमेंट्स वो इंस्ट्रूमेंट होते हैं जिनको मतलब कि तुम जब भी उनको दोगे ना कंपनी को, तो तुम्हें कैश रिसीव हो जाएगा इंस्टेंटली। जो भी उनकी टर्म्स होती हैं, it will be the obligation of company to return money to its holder. It means the holder of puttable instrument has contractual right to receive cash by throwing back puttable instrument to the company, and company has contractual obligation to deliver cash to the person who is holding that particular instrument, and if the holder surrender the puttable instrument, अगर वो उसको सरेंडर कर देता है। ठीक है, अब इसकी एक एक्सेप्शंस भी आ जाती हैं जिसके अंदर हम 4 पॉइंट्स को कंसिडर करते हैं। वो एक डायग्राम बना रखी है उस तरह की, एक फ्लो चार्ट सॉर्ट ऑफ। दीज शुड बी द फॉलोइंग 4 फीचर्स ऑफ पुटेबल इंस्ट्रूमेंट इज क्लासिफिकेशन एज एन इक्विटी इंस्ट्रूमेंट। तो वो क्या हो गया, प्रो राटा, नो प्रायोरिटी, आइडेंटिफिकेशन, आइडेंटिकल फीचर्स और कॉन्टेक्चुअल ऑब्लिगेशन। 4 चीज़ें होती है। एक तो आपको प्रो राटा मिलेगा एट द टाइम ऑफ लिक्विडेशन, अगर आप इस चीज़ पे एग्री कर गए हो, ठीक है, कि मुझे लास्ट में ही जो भी एंटिटी में मेरा हिस्सा बनता है, जिस चीज़ के लिए भी जितना भी मेरा हिस्सा है एंटिटी के अंदर, वो मुझे दे देना। ठीक है, या फिर सेकेंड चीज़ हो गई, ये भी हो गई एक तो, और सेकंड है कि पेमेंट टू पुटेबल होल्डर विल बी मेड विद लास्ट सबऑर्डिनेट क्लास। जो भी लास्ट सबऑर्डिनेट क्लास है ना, अगर एक्स वाई है ना और वाई सबसे सबऑर्डिनेट है, तो तुझे वाई के साथ ही मिलना चाहिए। अगर तुझे एक्स के साथ में भी मिल रहा है ना, इवन देन दिस इज अ ब्रीच ऑफ द कंडीशन नो प्रायोरिटी। Okay, and the third one is identical feature. Puttable holder have right which are identical to its ordinary share, that is voting right, dividend right, etc. You should have access. You should be allowed all these rights, like
विच आर आइडेंटिकल टू ऑर्डिनरी शेयर्स, जो भी ऐसे राइट्स हैं विच आर the rights which other ordinary shares are enjoying, you should have all those rights like voting rights, dividend right, etc. And the fourth one is contractual obligation. There should not be any promise, किसी भी तरह का प्रॉमिस नहीं होना चाहिए विद पुटेबल होल्डर रिगार्डिंग पेमेंट अदर देन लाइक उनके पास में कोई एग्जिट अपॉर्चुनिटी नहीं होनी चाहिए, लाइक कि उनको आप वेरिएबल नंबर ऑफ शेयर्स दे दो या कुछ भी दे दो, वैसा कुछ नहीं होना चाहिए उनके पास में कभी भी कैसे भी, ठीक है। अब इसकी भी एक एक्सेप्शन आ जाती है, इवन ये चारों चीज़ें आपकी सेटिस्फाई हो रही हैं, इवन देन ये एक फाइनेंशियल लायबिलिटी होगी और इक्विटी इंस्ट्रूमेंट नहीं होगा। कब होगा? जब पुटेबल इंस्ट्रूमेंट होल्डर रिगार्डिंग प्रोफेशनल सर्विस और सप्लाई मटेरियल एट हायर प्राइस देन मार्केट रेट। अगर ये जो है ना ये उस आपका उसके साथ में कोई अदर कॉन्ट्रैक्ट भी है विद द पुटेबल इंस्ट्रूमेंट होल्डर, यू आर हैविंग एनी अदर कॉन्ट्रैक्ट वेयर यू आर सप्लाइंग और मटेरियल वेयर यू आर सप्लाइंग द मटेरियल एट हायर प्राइस देन मार्केट रेट। Who is supplying the material? The one who is the owner of putable instrument or the holder of putable instrument. वो अगर कर रहा है, then we will classify such instrument as financial liability even if all the features of equity instrument exist. ठीक है, तो क्योंकि मतलब वो मार्केट से ना अलग रेट पे दे रहा है, मार्केट से हायर रेट पे दे रहा है, अलग रेट नहीं, एट हायर प्राइस देन मार्केट रेट, देन वी विल क्लासिफाई सच इंस्ट्रूमेंट एज फाइनेंशियल लायबिलिटी। इसके ऊपर एक क्वेश्चन, ये भी इसके ऊपर एक क्वेश्चन था, वो एक बार चेक कर लेना। क्वेश्चन 15 जो था वो थोड़ा सही क्वेश्चन था, इसमें यही था कि जो क्लास ए और बी, वो जो मैंने भी डिस्कस किया था ना, रेजिडुअल इंटरेस्ट विदाउट एनी लिमिट ड्यू टू विच इट शुड बी क्लासिफाइड एज इक्विटी इंस्ट्रूमेंट, इसमें ये भी बात होती है कि उसमें कोई लिमिट नहीं होनी चाहिए। ये नहीं कि आपको 50 लाख तक ही मिलेगा रेजिडुअल इंटरेस्ट में, ठीक है, जो भी अब जितना भी जैसे भी हर एक शेयर होल्डर का बनता है उतना ही मिलेगा, कोई ऐसे अमाउंट में फिक्स वो नहीं होनी चाहिए। देखो जग जितने के लिए तुम एलिजिबल हो 20% 25% वो मिलना चाहिए तुम्हें, ये नहीं कि 20% और 50 लाख विच एवर इज लोअर, ऐसा कोई सीन नहीं होना चाहिए, विच एवर इज हायर ऐसा भी कोई सीन नहीं होना चाहिए। इसमें थोड़ा 26 क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट है, आई वुड से दिखा देता हूँ, एक बार चेक कर लेते हैं। इन्वेस्टमेंट मैनेजर शेयर्स इन म्यूचुअल फंड, वही मैनेजर वाई और एक्स वाली बात थी। इंसेप्शन ऑफ द फंड वाई हैड इन्वेस्टेड अ नॉमिनल और टोकन अमाउंट इन यूनिट एक्स, सच यूनिट रैंक लास्ट फॉर द रीपेमेंट इन द इवेंट ऑफ लिक्विडेशन, दे कंस्टिट्यूट मोस्ट सबऑर्डिनेट क्लास ऑफ इंस्ट्रूमेंट। रिजल्टेंटली द यूनिट्स हेल्ड बाय other unit holders are classified financially as they are not the most subordinate class of instrument. They are entitled to pro rata share of net losses on and their claim has a priority over claim of Y. But units held by Y can be classified as equity instrument. वही वाली बात होगी कि वो सबसे सबऑर्डिनेट क्लास का नहीं है, जो भी हमारा Y had invested a nominal such unit rank last for the repayment in event the most subordinate class of instrument examining the nature of financial वो ये कि मतलब जो वाई है ना उसकी हम उसको ना उसके जो इन्वेस्टमेंट है जो भी है उसको हम एज एन इक्विटी इंस्ट्रूमेंट ट्रीट कर लेंगे, क्योंकि वो जो है वो बिलोंग करता है प्रोराटा शेयर्स के लिए, वो एंटाइटल है एंड लिक्विडेशन के ऑन लिक्विडेशन एंड देयर क्लेम हैज़ अ प्रायोरिटी ओवर क्लेम्स ऑफ वाई, जो ये बाकी उनकी बात कर रहे हैं ना। ठीक बात है, जो वाई है ना उसका जो है वो सबसे लास्ट में है, हैज़ अ प्रायोरिटी ओवर क्लेम्स ऑफ वाई। सो बट यूनिट्स हेल्ड बाय वाई कैन बी क्लासिफाइड एज इक्विटी इंस्ट्रूमेंट। जो अदर यूनिट होल्डर और वाई इन दोनों के बीच में कंपैरिजन कर रखा है, अदर यूनिट होल्डर्स एंड वाई इन दोनों के बीच में कंपैरिजन कर रखा है इन्होंने, ठीक है। सो हेल्ड बाय वाई कैन बी क्लासिफाइड एज इक्विटी इंस्ट्रूमेंट। हमने यहाँ पे ऊपर एक्सप्लेन कर दिया अदर यूनिट होल्डर का केस, द यूनिट्स हेल्ड बाय अदर यूनिट आर क्लासिफाइड एज फाइनेंशियल लायबिलिटी as they are not the most subordinate class of instrument. They are entitled to pro rata share of net assets on liquidation and their claim has a priority over claims of Y. सिर्फ इसकी वजह से कि उनके जो क्लेम है वो प्रायोरिटी पर है ओवर वाई, अगर साथ में होता ना बराबर में होता तब ये भी अदर होल्डर भी वही हो जाते हैं हमारे इक्विटी इंस्ट्रूमेंट, बट यहाँ पर नहीं होंगे वो, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट था क्वेश्चन, ठीक है।
अब भाई कंसेप्ट आ जाता है हमारा 6। देख अभी तक हमने क्या क्या कर लिया है, एक बार गिनवा देता हूँ तुझे। वही कि देख मीनिंग ऑफ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट कंसेप्ट फर्स्ट हो गया था। ये सब ना हम यूनिट फर्स्ट कर रहे हैं, इंट्रोडक्शन ऑफ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, उसके अंदर इंडेक्स 32 हम लगा रहे हैं फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट के अंदर ही। उसके अंदर 3 कंसेप्ट हो गए, मीनिंग ऑफ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, फाइनेंशियल एसेट्स, फाइनेंशियल लाइबिलिटीज, इक्विटी इंस्ट्रूमेंट और पुटेबल इंस्ट्रूमेंट अभी तक हमने कर लिए है। ठीक है, कंसेप्ट 6 है एंटिटीज ऑन इक्विटी इंस्ट्रूमेंट, ये भी इंडेक्स 32 में ही हो रहा है। ठीक है, इसके अंदर क्या है वो फिक्स टू फिक्स टेस्ट, तो मैंने सही लगाया, वो जो क्वेश्चन 25 और 31 पे इंडेक्स 32 ही लग रहा है। If company has to issue its own equity shares under any contract, then it will be classified as equity instrument or financial liability on the basis of following two different cases. ये जो तूने ये जो है ना इनको याद भी कर लेना, फिक्स टू फिक्स टेस्ट फेल और एक्सेप्शन टू अबव रूल, क्योंकि ये हर जगह काफ़ी यूज़ हो रही हैं। और यही अपनी लैंग्वेज मोस्ट ऑफ द केसेस में यूज़ करना, ये अपना ऊपर बता देना, बेस बता देना पहले, एज पर द प्रोविजन ऑफ इंडिया स्टैट्यूट दिस। हाउएवर अगर कोई एक्सेप्शन है तो वो एक्सप्लेन कर देना, इन द गिवन केस वो एक्सप्लेन कर देना, वहाँ से थोड़ा आइडिया लेके चीज़ों को, है ना, अपने वर्ड्स में क्रैम मत करना इन सब उसको, क्योंकि ये तेरा फॉर्मेट ज़्यादा बेटर है। फिर फिक्स टू फिक्स टेस्ट का यार वही सीन होता है कि इस फिक्स ऑन कॉन्ट्रैक्ट डेट एज वेल एज फेयर वैल्यू पर शेयर इज ऑल्सो फिक्स्ड ऑन कॉन्ट्रैक्ट डेट। देख जो आपको कंसिडरेशन सेटल करना है ना वो भी फिक्स है, 10 लाख और 10 लाख ही जाना है। फेयर वैल्यू भी फिक्स है, अगर भाई फेयर वैल्यू फिक्स है ना तो नंबर ऑफ शेयर्स भी फिक्स रहेंगे। तो ये वाली बात जो कई जगह होती थी ना कि वेरिएबल शेयर्स, वेरिएबल वो, अगर कोई इनमें से कोई एक भी चीज़ हो जाती है ना तब भी हम उसको उसमें मान लेते हैं, फाइनेंशियल लाइबिलिटी मान लेते हैं उसको, क्योंकि वहाँ पे फिक्स टू फिक्स टेस्ट फेल हो जाता है। ठीक है, इसके एक्सेप्शन वही है कि अगर वो जो चेंज हो रहे हैं वो इक्विटी इंस्ट्रूमेंट में, हम उसको इक्विटी इंस्ट्रूमेंट मान लेंगे, इट विल बी कंसिडर्ड एज अ केस ऑफ इक्विटी इंस्ट्रूमेंट इवन इफ नंबर ऑफ शेयर्स आर वेरिएबल। कब? जब वो सब चीज़ें जो चेंज हो रही हैं ड्यू टू टाइम फैक्टर, इन केस वेरिएबल नंबर ऑफ शेयर्स आर इशूड ड्यू टू टाइम फैक्टर, तो उस केस में हम वो कर लेते हैं। फिर इसके अंदर एक प्रोटेक्टिव राइट वाला केस भी उठ जाता है कि कई बार वो शेयर्स जो हैं ज़्यादा कर दिए, बोनस इशू और स्प्लिट, स्टॉक स्प्लिट वाला सीन था वो इसलिए हो गया था क्योंकि वो एज पर सेबी सेक्शन 96 जो होता है वो ये कहता है कि जो आपके बाकी के जो कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स हैं जो बाद में इक्विटी शेयर होल्डर बन जाएंगे, उनको भी आप बोनस शेयर्स इशू कर दो, तो वो तो प्रोटेक्टिव राइट हो जाता है। फिर हमने एक केस पढ़ा था जहाँ पर ये हो रहा था कि डाइल्यूशन वाला केस था, वो डाइल्यूशन हो रहे थे, उसका मतलब शेयर्स उसने 10 रुपये पे अवेल कर लिए थे, बट फ्यूचर में कंपनी 2 या 3 महीने बाद ऐसा कर रही थी कि शेयर जो है वो 10 से कम में सेल कर रही थी। तो वहाँ पर मैंने ये बताया था कि यार ये कोई प्रोटेक्टिव राइट नहीं है, ये आपकी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है कि एंटिटी आपको पे कर रही है एक्स्ट्रा। लेकिन ऊपर वाले केस में मैंने बताया था, क्वेश्चन नंबर 21 था शायद वो, हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 22 और 22 या इनके बीच में ही कुछ था कि वहाँ पर ये सीन नहीं है, वहाँ पर ये वाला सीन है कि आपके पास में प्रोटेक्टिव राइट नहीं है, आपके बीच में एक म्यूचुअल एग्रीमेंट है जिसकी वजह से आपको ज़्यादा शेयर्स इशू हो रहे हैं और वो नंबर ऑफ शेयर्स वेरिएबल हो गए, तो टाइम टू फिक्स जो रूल था ना, फिक्स टू फिक्स टेस्ट, वो फेल हो गया बिकॉज फेयर वैल्यू पर शेयर फ्लक्चुएट्स अकॉर्डिंग टू मार्केट पोजीशन, देन कंपनी विल इशू वेरिएबल नंबर ऑफ शेयर्स इन दैट केस, सच कॉन्ट्रैक्ट शैल बी टेकन एज अ फाइनेंशियल लायबिलिटी। ठीक है, तो ये हो गए। और इसके अंदर 20, 22, 23, 25, 30 ये 5 क्वेश्चन हैं, ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 22 में एक बार दिखा देता हूँ। वो ये कि इक्विटी इंस्ट्रूमेंट द बुक्स ऑफ वीटी लिमिटेड द कन्वर्जन इशू डज नॉट चेंज कॉरस्पॉन्डिंग टू एनी अंडरलाइंग वेरिएबल, इट ओनली वेरीज टू रिस्पॉन्स ऑफ पैसेज ऑफ टाइम विच इज सर्टेन इवेंट एंड हेंस फिक्स्ड। वही कि यार जहाँ पे ऐसे बता रखा हो ना कि 1 इक्विटी शेयर्स 1 साल बाद होगा, 2 साल बाद होगा, तो वहाँ पे ये कर लेते हैं। लेकिन जहाँ पर वो चीज़ किसी और वजह से हो रही है, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 30 के अंदर हो रही थी, यहाँ पर कन्वर्टेबल 1:1 ये दे रखा था, फिर कन्वर्टेबल 1.5:1, ये मतलब दे रखा है। यहाँ पे कोई टाइम का कोई फैक्टर नहीं है, यहाँ पर ये आपस में 4 वो अलग अलग हैं जो सर ने मतलब जो SM के अंदर लिख रखा था कि ये एक डिस्क्रीट है, कैन बी व्यूज फॉर इवेंट्स विच कैन बी डिस्क्रीट। तो डिस्क्रीट मतलब कि अलग अलग 4 सिचुएशंस थी यहाँ पर। ठीक है, या तो वो ये कर देगा तो वो कर देगा, ये यहाँ पे टाइम फैक्टर का इन्वॉल्वमेंट हो रहा था क्वेश्चन नंबर 20 में और क्वेश्चन नंबर 20 के अंदर। तो ये थोड़ा एक इंपॉर्टेंट चीज़ है और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है इसके लिए, तो ये कर लेना। इसके ऊपर मैंने पूरा क्वेश्चन नोशन के अंदर 25 में डाल रखा है लेक्चर 2 के अंदर, वो एक बार व्यू कर लेना, अच्छा है वो।